हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी बुक का चैप्टर 4 टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो ह्यूमन का पास्ट है, इतिहास है, वो कैसे शुरू हुआ। मॉडर्न ह्यूमन्स हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, येट it is only a tiny fraction of the Earth's history. Let us have a quick look at our early history. तो भी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उन्हें इस प्लैनेट पे आए सिर्फ 3 लाख ईयर्स हुए हैं, जो कि मतलब देखने में तो बहुत बड़ा नंबर है, पर अगर हम अर्थ की हिस्ट्री से लें तो फिर ये बहुत ज़्यादा छोटी फ्रैक्शन है कि इतना टाइम नहीं हुआ है उसे आए। अब हम यहाँ पे हमारी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। अर्ली ह्यूमंस फेस्ड मैनी चैलेंजेस from nature and lived in bands or groups to help each other. जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो पहले के ह्यूमंस थे, जैसे पुराने ज़माने में थे, वो लोग उन्हें नेचर से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और इसलिए वो सब ग्रुप में रहते थे जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. This means that they relied on hunting and collecting edible plants एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो फिर वो अपने शेल्टर और फूड की तलाश करते रहते थे, मतलब वो सारे टाइम यही करते थे कि कहाँ से हमें खाना मिले, कहाँ से हमें शेल्टर मिले। और वो मेनली हंटर और गैदरर्स थे, मतलब वो खुद हंट करके अपने खाने को इकट्ठा करते थे। जैसे वो अपने खाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को हंट करते थे और उन्हें गैदर करते थे, इकट्ठा करके रखते थे अपने सर्वाइवल के लिए। आवर अर्ली एंसेस्टर्स also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. तो जो हमारे ancestors थे, हमारे पूर्वज थे, उन लोगों के certain beliefs थे, अलग अलग मान्यताएं थी कि natural elements के बारे में अलग थी कि ऐसे ऐसे elements होते हैं, और आफ्टर लाइफ के बारे में कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके मरने के बाद भी एक लाइफ चलती है, अलग लाइफ चलती है, उसे आफ्टर लाइफ बोला गया है। These groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost. ये जो ग्रुप्स थे ये टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, मतलब टेम्पररी से कैंप बनाते थे, उसमें रहते थे, रॉक्स के शेल्टर बनाते थे, केव्स में, इनमें रहते थे और एक दूसरे से एक ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे जो लैंग्वेज अब गुम हो चुकी है, कि अब वो लैंग्वेज है ही नहीं। They used fire and started making objects that made their life easier. They improved stone axes and blades, arrowheads and other tools. फिर उन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा और उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जिससे उनकी लाइफ ईजी हो गई। उन्होंने अपने स्टोन की एक्सेस की ब्लेड को बहुत ज़्यादा शार्प किया, बहुत बेटर बनाया और ऐसे और भी टूल्स में इम्प्रूवमेंट करी। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके जो एस्पेक्ट थे लाइफ के, कि कैसे रहना है, कैसे करना है, ये सारे रॉक पेंटिंग्स में मिलते हैं। जो हंड्रेड्स पुरानी केव्स, मतलब जो हद से ज़्यादा पुरानी केव्स हैं, उसमें पेंटिंग्स मिलती हैं। Some of those paintings depict simple figures or a few symbols. Others are more detailed and represent scenes with animals or humans. उनमें से कुछ पेंटिंग्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिन्हें कोई भी इजीली देख के बता सकता है, क्योंकि उसमें सिंपल फिगर्स हैं और थोड़े बहुत सिंबल्स हैं। और कुछ ऐसी इतनी ज़्यादा डिटेल्ड ड्राइंग्स हैं जिसमें एनिमल्स की हंटिंग दिखा रखी है, पीपल्स दिखा रखे हैं, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स या फिर ड्राइंग्स वो बनाते थे। In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometimes exchange them with other groups. उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उन्होंने सिंपल ऑर्नामेंट, छोटी मोटी पहनने की चीज़ें बनाना सीख लिया था, जैसे स्टोन्स या फिर शेल के बीड से पेंडेंट्स बनाए उन्होंने, एनिमल टीथ्स का यूज़ करके उन्होंने पेंडेंट बनाए और वो एक दूसरे के ग्रुप के साथ उन्हें एक्सचेंज भी करते थे। द फर्स्ट क्रॉप। Over long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain times, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called an ice age, as you will learn in greater detail in science. बहुत ज़्यादा टाइम पहले जो अर्थ था, अर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आए थे। एक टाइम पे जो अर्थ थी वो पूरे तरीके से इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी कि वो पूरी आइस से कवर्ड थी, उस पर आइस के सिवा कुछ नहीं था, और उस पीरियड को आइस एज बोला जाता है, जिसके बारे में आप अच्छे से इसे डिटेल से साइंस में पढ़ेंगे। Later, when the climate warmed up, the ice partly melted and the resulting water swelled the existing rivers and eventually drained into the oceans. The last ice age lasted from
1 lakh years to around 12,000 years ago. तो फिर बाद में जब क्लाइमेट था, जो वातावरण था, वो थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ, तो फिर आइस धीरे धीरे मेल्ट हुई और उससे बहुत सारे रिवर्स बन गई और वो ओशंस में चला गया वो आइस का वाटर. और जो लास्ट आइस एज था, जो लास्टली आइस एज था, वो 1 लाख से स्टार्ट होके 12,000 ईयर्स पहले था. Afterwards, living conditions improved for humans in many parts of the world. They started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goats, etc. फिर धीरे धीरे जैसे जीने के लिए कंडीशंस मिलती गई ह्यूमन बीइंग्स को, जो वातावरण था वो थोड़ा सा लिविंग के लिए हो गया, जीने के लिए ठीक हो गया, तो फिर ह्यूमंस ने अलग अलग जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में रहना शुरू कर दिया और वहाँ पे वो सीरियल्स और ग्रेन्स को कल्टिवेट करने लग गए. उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी किया, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कैटल, गोट्स. विद मोर फूड अवेलेबल, these communities grew in size and number and often settled down near rivers. This was not only because of the availability of water but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. फिर ऐसे करके वो रहने लगे, तो फिर बहुत सारे लोग वो रिवर्स के पास में जाके रहते थे. बस इसीलिए नहीं कि ये सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि रिवर के पास रहने से उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, बल्कि उनका मेन रीज़न था कि रिवर के पास का लैंड बहुत फर्टाइल होता है और इसलिए वहाँ पे वो अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे रिवर के साइड में उन्होंने छोटे छोटे हट्स बना रखी है और वहाँ पे उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हैं. As communities grew, so did their social complexity. Leaders of chieftains were responsible for well-being of the people, and everyone collectively worked towards the community's welfare. For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sowed and harvested. फिर जैसे जैसे कम्युनिटीज़ बढ़ी तो फिर उनमें सोशल कम्प्लेक्सिटी भी आई. फिर उससे उन्होंने लीडर्स को चूज़ किया कि लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारी वेलबींग के लिए, सबको संभालेंगे, और फिर वो कलेक्टिव मतलब ग्रुप में वर्क करते थे वेलफेयर के ऊपर. वेलफेयर में जैसे हेल्थ, वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें आ गई. और यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किसी के पास भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी लैंड की. ठीक, ऐसा नहीं था कि ये मेरा लैंड है, इस पर मैं ही क्रॉप उगाऊंगा, मैं ही क्रॉप को ग्रो करूंगा, बल्कि उन्हें कलेक्टिवली ग्रुप में सो किया जाता था और हार्वेस्ट किया जाता था. एज टाइम वेंट बाय, हैमलेट grew into sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing and tools. Slowly, network of communication and exchange were established among those villages and some of them grew into small town. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तो फिर जो हैमलेट्स थे, हैमलेट मतलब अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होने लग गया. वो गांव थोड़ा सा बड़ा गांव हो गया और जिसमें वो एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करते थे कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए और उसके बदले आप किसी को दूसरी चीज़ दे रहे हो तो फिर वो एक्सचेंज कर लेते थे. मोस्टली वो एक्सचेंज फूड का, क्लोथिंग का और टूल्स का करते थे. और ऐसे धीरे धीरे करके उनका कम्युनिकेशन का नेटवर्क बढ़ता गया इन विलेजेस के अंदर, और फिर वो छोटे छोटे टाउन्स में कन्वर्ट हो गई. न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स एंड द यूज ऑफ मेटल विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स. फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आई, जैसे उन्होंने पॉटरी सीखी कि कैसे पॉटरी करके हम पॉट्स बना सकते हैं, अलग अलग ऑर्नामेंट्स कैसे बना सकते हैं, मेटल्स का यूज़ करके ड्यूरेबल टूल्स, मतलब ऐसे टूल्स जो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, वो कैसे बना सकते हैं. वी विल सी इन चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर्ड फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड civilization. For now, it is important to remember that this early progress of humanity had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared as some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. तो फिर अब हम आगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि ये जो स्टेज अभी बन चुकी थी कि ऐसे छोटे छोटे गाँव फिर टाउन्स बने, ये सिविलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहे थे, और उसके बाद में कि कितने चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे थे. ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस में कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, और कुछ अर्ली ह्यूमंस थे जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाई है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए. तो ये था हमारा चैप्टर टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री.